हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जिन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं वो क्वेश्चन आए हुए हैं CSIR UGC नेट जून 2022 जो 17 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे क्वेश्चन आईडी है 89 और इस क्वेश्चन आईडी में आपको पूछा गया है न्यूरोगैंग्लिया के फंक्शन के बारे में। ओके, फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट मेड अबाउट मेजर फंक्शन ऑफ सम ऑफ द न्यूरोगैंग्लिया इज नॉर्मल कंडीशन। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपका दिया हुआ था कि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हेल्प मेंटेन पोटेशियम लेवल, वो पोटेशियम लेवल को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है एंड कंट्रीब्यूट टू ब्लड ब्रेन बैरियर, जबकि जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसके लिए आपका ओलिगोडेंड्रोसाइट्स नहीं होता, उसके लिए आपका एस्ट्रोसाइट्स होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स नहीं होता, कौन सा क्या होता है, एस्ट्रोसाइट्स होता है। ठीक है, एस्ट्रोसाइट्स होता है। सेकंड में आपका कहा कि माइक्रोगिलिया आर कैपेबल ऑफ मूवमेंट, कि ये मूवमेंट्स के लिए कैपेबल होते हैं एंड फैगोसाइटोसिस ऑफ पैथोजन एंड डैमेज टिश्यू। तो यहाँ पे ये इन्होंने कहा कि माइक्रोगिलिया कैपेबल होगा मूवमेंट एंड फैगोसाइटोसिस ऑफ पैथोजन एंड डैमेज टिश्यू के लिए। ये एक राइट स्टेटमेंट है। और सी में कहा कि एस्ट्रोसाइट्स प्रोड्यूस द माइलिन शीथ, जबकि जो एस्ट्रोसाइट्स है वो आपका किससे रिलेटेड है, ब्लड ब्रेन बैरियर के लिए, एंड जो आपका ओलिगोसाइट्स है वो प्रोड्यूस करता है माइलिन शीथ को। तो ये इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। माइलिन शीथ किससे रिलेटेड हो जाएंगे, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स से। ओके, और जो एस्ट्रोसाइट्स है वो रिलेटेड किससे है, ब्लड ब्रेन बैरियर से। इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे क्योंकि ए का आपका सी में होना चाहिए था और सी आपका ए में होना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट वैसे इसमें आगे क्या लिखा हुआ था कि एस्ट्रोसाइट्स प्रोड्यूस द माइलिन शीथ टू इलेक्ट्रिकली इंसुलेट न्यूरॉन ऑफ CNS, जो कि स्टेटमेंट गलत है। अब यहीं से हमको पता लग जाएगा कि ए एंड सी दोनों स्टेटमेंट गलत है। ए एंड सी दोनों स्टेटमेंट गलत आपके दिए हुए हैं बी ऑप्शन में, जिसकी ऑप्शन आईडी थी 354। नेक्स्ट आपका डी में क्या कहा था कि जो एपेंडामल सेल हैं विच आर सिलिएटेड आर इन्वॉल्व इन सर्कुलेशन ऑफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आइडिया 79 में आपका ये है डेवलपमेंटल बायोलॉजी से, और इसमें कहा कि द इंटरेक्शन दैट मेंटेन पोलैरिटी ड्यूरिंग प्लेनेरिया रीजनरेशन इज सो इन द फिगर बिलो। यहाँ पे आपका जो सेकंड कि कुछ यहाँ पे आपका इंटरेक्शन दिए हुए हैं, फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दीज इंटरेक्शन, ये जो इंटरेक्शन दिए हुए हैं प्लेनेरिया रीजनरेशन में, तो यहाँ पे इसमें कौन से करेक्ट कॉम्बिनेशन होंगे, वे स्टेटमेंट देखने हैं जो करेक्ट कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं। तो फर्स्ट में आपका कहा, फर्स्ट से भी पहले सेकंड वाले ऑप्शन में कहा कि व्हेन नोटम इज एक्सप्रेस इन पोस्टेरियर एंड, नोटम का कलर दिया हुआ है लाइट ब्लू कलर, तो अगर नोटम को हम पोस्टेरियर साइड में एक्सप्रेस करवाते हैं तो तब हमें प्लेनेरिया विद 2 हेड विल बी फॉर्म। तो तब हम देख रहे हैं कि वहाँ पे 2 हेड फॉर्म हो रहे हैं, 2 हेड बन रहे हैं, क्योंकि प्लेनेरिया आपका जो नोटम था वो एक्सप्रेस हो रहा है एंटीरियर साइड में और वो हेड बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन जैसे ही हम उसको पोस्टेरियर साइड में
उसको एक्सप्रेस करवाते हैं तो वहाँ पे भी हेड बन जाएगा। इस तरह से हम प्लेन एरिया के अंदर दो हेड देखने को हमें मिलेंगे। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। और अगर बी स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है और करेक्ट कॉम्बिनेशन ही हमको यहाँ पे बताने थे, तो तब आपका यहाँ पे आप देख पाएंगे सिर्फ एक स्टेटमेंट से ही आप आंसर निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में ए सी दिया गया है, बी नहीं है, इसलिए गलत हो गया। ना ही आपका थर्ड में बी दिया हुआ है और ना ही फोर में बी दिया हुआ है। एक ऑप्शन में आपका सिर्फ बी है और वो ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे और ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, जैसे सी में कहा कि व्हेन वेंट पाथवे इज ब्लॉक। अगर हम वेंट पाथवे, ये जो पिंक कलर में दिया हुआ है, अगर हम इसको ब्लॉक कर रहे हैं तो तब हम देखते हैं कि व्हेन वेंट पाथवे इज ब्लॉक द रिजल्टिंग प्लेन एरिया विल हैव हेड ऑन बोथ द एंड। तो तब हम देखते हैं कि जो हेड होगा वो बोथ एंड पे आपका बन जाएगा। ओके, और यही दो स्टेटमेंट आपके राइट हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे जो ए एंड डी था वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट थे, जो कि हमारे गलत स्टेटमेंट थे। हमको राइट बताना था, करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे कॉम्बिनेशन हमको बताना था। तो बी एंड सी हमारा सही हो जाएगा। ओके, वैसे डी में कहा था कि हाई लेवल ऑफ ER के इनहिबिट हेड स्पेसिफिकेशन, एंड ए में बोला था कि व्हेन नोटम एक्सप्रेस इज नॉक आउट डाउन, अगर उसको वहाँ से निकाल दिया जाए तो द एंटीरियर फेसिंग ब्लास्टिमा विल स्टिल फॉर्म ए हेड। ऐसा नहीं होगा। ओके, अगर वहाँ से नोटम निकाल दिया तो तब वहाँ पे सिर नहीं बनेगा। और जबकि ये बोल रहा है स्टेटमेंट कि वहाँ पे सिर्फ फॉर्म होगा, हेड वहाँ पे बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर वहाँ पे नोटम होगा तभी आपका हेड प्रेजेंट होगा, और अगर नहीं होगा तो वो एब्सेंट ही होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बायोकेमिस्ट्री से, जो कि कोई ऑप्शन आईडी है आपका 120, और ये वैसे पार्ट यूनिट 13 में दिया गया है, लेकिन ये बायोकेमिस्ट्री का है। ओके, तो ये बायोकेमिस्ट्री के साथ क्वेश्चन आईडी होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी क्वेश्चन आईडी है 120। तो इसमें पूछा गया था कि ए स्टूडेंट was asked to plot a graph representing enzyme kinetic data for initial velocity v0 and substrate concentration s using any of the equations given below. The student used an equation for which neither x-axis nor y-axis had इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये हमको यहाँ पे नोट करना था कि एक्स एक्सिस, नाइदर एक्स एक्सिस नोर वाई एक्सिस हैड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन माइट द स्टूडेंट हैव यूज। तो यहाँ पे ये किसके बारे में था, ये आपका दिया हुआ था एडी होप्स्टी प्लॉट के बारे में। ठीक है, ईडी होप्स्टी प्लॉट के बारे में ये आपका दिया हुआ था। ईडी होप्स्टी प्लॉट में क्या होता है कि आपका एक साइड आपका जो होगा वो v0 अपॉन s दिया होगा, एंड एक साइड आपका x एक्सिस पे आपका v0 होगा, और यहाँ पे आपका ये जो है इधर आपका v मैक्स अपॉन km दिया होगा, एंड जो स्लोप होगा यहाँ पे जो स्लोप होता है वो आपका होगा इज इक्वल टू -1 अपॉन km होगा। ठीक है, और इधर आपका v मैक्स दिया होगा। तो इस तरह से आपकी जो इक्वेशन है, जो यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया होगा वो दिया होगा आपका थर्ड ऑप्शन में, और इसमें क्या दिया हुआ है v0 अपॉन s इज इक्वल टू v मैक्स अपॉन km। ओके, -v0 अपॉन km। तो ये आप यहाँ से याद
रख सकते हैं कि एक साइड आपका वी नोट अपॉन एस दिया होगा एंड एक साइड आपका वी नोट दिया होगा, ठीक है। और ये प्लॉट है आपका इडिस-होप्स्टी प्लॉट, ओके। तो इसमें क्या होता है कि अनदर वाइडली यूज लीनियर फॉर्म ऑफ द माइकलिस मेंशन इक्वेशन इज द इडिस-होप्स्टी प्लॉट विच इज डिस्क्राइब्ड बाय v अपॉन s इज इक्वल टू माइनस v अपॉन km plus V max upon Km. The plot of V upon S versus V is linear which slope of -1 upon Km होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 अपॉन Km हो जाएगा, या माइनस इसमें दिया हुआ है -V नॉट अपॉन Km, ओके। एंड द इंटरसेप्ट ऑन द V एक्सिस गिव्स V मैक्स। तो जो इंटरसेप्ट है ऑन द V एक्सिस पे वो आपका क्या हो जाएगा, वी मैक्स हो जाता है। तो इसलिए जो इक्वेशन आपकी बनी वो कौन सी थी, आपकी थर्ड इक्वेशन बनेगी, ठीक है, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये एंजाइम से आपका क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, इडिस-होप्स्टी प्लॉट से। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है प्रोटीन ए वाज सब्जेक्टेड टू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे ये क्वेश्चन आईडी है आपका 121 और ये क्वेश्चन काफ़ी देखने में लेंदी लगेगा आपको, लेकिन इतना इजीली हो जाएगा कि आप यही कहोगे कि वाह क्या बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसमें सिर्फ हमको सबसे पहले है ऐसे क्वेश्चंस में हमें डायग्राम पे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि जैसे फर्स्ट डायग्राम में आपका क्या दिया हुआ है कि एसटी पेज दिया हुआ है जिसमें बीटा मरकैप्टो इथेनॉल प्रेजेंट एंड एब्सेंट दिए हुए हैं, ठीक है। तो जहाँ पे आपका प्रेजेंट लिखा हुआ है उसमें दिया हुआ है कि अगर बीटा मरकैप्टो इथेनॉल, ठीक है, बीटा मरकैप्टो इथेनॉल अगर प्रेजेंट है तो वहाँ पे आपका जो ये दिया हुआ है बैंड वो 50 किलो डाल्टन का है। लेकिन अगर यहाँ पे बीटा मरकैप्टो इथेनॉल एब्सेंट है, वहाँ पे दिया नहीं गया है, तो तब आपको वहाँ पे 200 केबी का बैंड मिल रहा है, एक ही बैंड मिल रहा है वो भी 200 केबी का। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि वहाँ पे आपकी जो है जब ये प्रेजेंट होगा तब आपके वहाँ पे 50-50 के 4 बैंड मिलेंगे, ठीक है। और जो कि जब ये नहीं होगा तो वही बैंड एक साथ आपका कितने का मिलेगा, 200 का मिलेगा, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ होता है, क्योंकि बीटा मरकैप्टो इथेनॉल जो ये होता है सल्फर बॉन्ड होता है, प्रोटीन के अंदर जो सल्फर बॉन्ड यहाँ पे दिया होता है उसको तोड़ देता है, ठीक है। और जब ये प्रेजेंट होता है तो वो 200 का मिल रहा है, लेकिन जब यहाँ पे एब्सेंट होता है ये क्या होगा, एब्सेंट होगा तो तब आपको 200 का मिलेगा, और जब प्रेजेंट होता है तब आपको 50-50 के मिलेंगे। वो एक जगह पे होंगे क्योंकि ये कैसी यूनिट होगी, होमोमर यूनिट होगी, तो इसलिए वो एक जगह पे ही आपके 4 बैंड होंगे 50 किलो डाल्टन के, ओके। तो इस तरह से ये होता है। तो बीटा मरकैप्टो इथेनॉल क्या करता है कि सल्फर बॉन्ड को, जो सल्फर डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं उनको तोड़ देता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे देख पाया। तो इस तरह का ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपको देखने को मिल रहा है फर्स्ट ऑप्शन में कि प्रोटीन ए इज एन सल्फर बॉन्ड होमो टेट्रामर। आपने देखा कि होमो टेट्रामर ही था, क्योंकि जब वो एब्सेंट था तब आपको वहाँ पे 200 किलो डाल्टन का बैंड मिल रहा था, लेकिन जब आपको वहाँ पे मरकैप्टो इथेनॉल दिया गया है तब आप देख पा रहे हैं कि वहाँ पे आपको 50 किलो डाल्टन के 4 बैंड मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि इनको जोड़ के क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसलिए इन्होंने क्या कहा, होमो टेट्रामर। होमो इसलिए कहा क्योंकि ये सभी सेम यूनिट है, 50-50 की सभी सेम यूनिट है, 50-50। और टेट्रामर इसलिए क्योंकि ये 4 यूनिट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, होमो टेट्रामर। और ये यहीं से आपका आंसर निकल जाएगा, क्योंकि एक ही आंसर बताना था आपको, करेक्ट आंसर। तो इतने से आपका काम बन जाएगा। एंड आगे क्या दिया होता है, एंड
ईच सब यूनिट हैज़ ए मोलिकुलर मास ऑफ 50 किलो डाल्टन। ये भी बिल्कुल सही है कि सभी जो मोलिकुलर मास होगा उनका ईच सब यूनिट का, प्रत्येक का, तो वो 50 किलो डाल्टन होगा, जो कि सही है। फोल्डेड एट pH 7 और जो फोल्डेड pH होगा वो 7 होगा, एंड मोल्टन ग्लोब्यूल का pH 3 होगा। ओके, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी ये इनकी इतनी आपको देखने का भी इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगा, आपका आंसर सिर्फ इसी से निकल जाएगा STPH के बैंड को देख के। बाकी इनमें क्या दिया हुआ है कि ये यहाँ पे 200 है, 200 किलो डाल्टन का है, ये सही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पूरा स्टेटमेंट ये सही नहीं है। नेक्स्ट में आपका दिया हुआ है ओलिगोमेरिक स्टेट, ये आपका गलत हो जाएगा ओलिगोमेरिक स्टेट की वजह से। नेक्स्ट में भी आपका ओलिगोमेरिक स्टेट दिया हुआ है, तो इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो बी स्टेटमेंट है वो गलत इसलिए है कि बीटा मरकैप्टा इथेनॉल डिग्रेड नहीं करता। ठीक है, डिग्रेड द प्रोटीन, वो डिग्रेड नहीं करता, वो सिर्फ जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं उसको तोड़ता है। ठीक है, वो डाइसल्फाइड बॉन्ड को अलग कर देता है, इस तरह से तोड़ के एक प्रोटीन, एक यूनिट अलग हो जाएगी, एक यूनिट अलग हो जाएगी, क्योंकि वो किससे जुड़ी हुई थी, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। अब वो अलग हो जाती हैं, बस इतना करता है। लेकिन इन्होंने कहा कि डिग्रेड कर देगा, तो वो डिग्रेड नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए ये आपके तीनों यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट गलत थे, सिर्फ एक स्टेटमेंट आपका सही था, और ये आप इजीली कर सकते हैं। तो क्वेश्चन चाहे कितना भी लेंथी क्यों ना हो, लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पिछले कई क्वेश्चन से कि अगर हम थोड़ा पेशेंस के साथ में क्वेश्चन को रीड करें और उसको आराम से देखें तो इजीली क्वेश्चन यहाँ पे आप कर सकते हैं। बस आपको ज़रूरत है तो वो है धैर्य की, पेशेंस के साथ में क्वेश्चन को रीड करने की, और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना होगा, तो हर एक क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट है विच, ये आपका मैचिंग दिया हुआ था, रैंडम म्यूटाजेनेसिस एंड टारगेटेड म्यूटाजेनेसिस एंड फिनोकॉपिंग। ठीक है, तो यहाँ रैंडम म्यूटाजेनेसिस किससे रिलेटेड है, रैंडम म्यूटाजेनेसिस रिलेटेड है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट एंड यूवी म्यूटाजेनेसिस। ओके, यूवी म्यूटाजेनेसिस से रिलेटेड होता है रैंडम म्यूटाजेनेसिस, एंड जो टारगेटेड म्यूटाजेनेसिस होता है वो मैच करेगा आपका होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन एंड CRISPR, क्रिस्पर। ठीक है, क्रिस्पर से टारगेटेड म्यूटाजेनेसिस मैच करेगा। पिछले कुछ क्वेश्चंस में क्रिस्पर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। बाकी फिनोकॉपी आपका मैच करता है, फिनोकॉपी मैच करता है RNAi से, RNAi मतलब RNA इंड्यूसर। तो इसलिए यहाँ पे ए का आपका सेकंड और फोर्थ दिया हुआ है, ए का सेकंड और फोर ये यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड और फोर, तो ये क्वेश्चन यहाँ से ही आपका निकल जाएगा, ए का सेकंड और फोर। और इधर आपका जो सी है, सी का फर्स्ट। ठीक है, सी का फर्स्ट एक ही ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि होमोग्लूटिन प्रोटीन इज ए इन्फ्लुएंजा वायरस कंटेन ए लॉन्ग अल्फा हेलिक्स। एक आपकी प्रोटीन है, हीमेग्लूटिन प्रोटीन है, जिसके अंदर आपका क्या दिया हुआ है, प्रोटीन इन इन्फ्लुएंजा, और वो इन्फ्लुएंजा की प्रोटीन है, इन्फ्लुएंजा वायरस की प्रोटीन है, कंटेन है और उसके अंदर क्या दिया हुआ है, लॉन्ग अल्फा हेलिक्स दिया हुआ है और विद 53 रेजिड्यू, अल्फा हेलिक्स दिया हुआ है और वो भी 53 रेजिड्यू के साथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द
एट्रीब्यूट ऑफ दिस अल्फा हेलिक्स। तो इसके बारे में, अल्फा हेलिक्स के बारे में कुछ और यहाँ पे कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि द लेंथ क्या दिया होगा 75.6 एंगस्ट्रॉन एंड 14 टन्स टोटल ऑफ 102 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका फ्री मैचिंग में दिया हुआ है। तो एक साइड आपका दिया हुआ है हेक्सोज फोस्फेट। आपको पता होगा कि हेक्सोज फोस्फेट किससे रिलेटेड हो जाएगा, हेक्सोज फोस्फेट रिलेटेड हो जाएगा सेल्यूलोज से, ओके, सेल्यूलोज से, और ये इसी से ही निकल जाएगा ए का थर्ड। और आप यहाँ पे देख पाएंगे ए का थर्ड सिर्फ सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, बाकी किसी में नहीं है, तो इसलिए बस इसको देख के आपका यहाँ से आंसर निकल जाने वाला था। हेक्सोज फोस्फेट क्या है, सेल्यूलोज से रिलेटेड होगा, तो ये आप आंसर आराम से इजीली निकाल सकते हैं। बाकी पायरुवेट एलेनिन से, पायरुवेट किससे रिलेटेड है, एलेनिन से, और पेंटोज फोस्फेट रिलेटेड होता है आपका न्यूक्लियोटाइड से, पेंटोज फोस्फेट न्यूक्लियोटाइड, एंड ऑक्सैलो एसीटेट आपका रिलेटेड है एस्पार्टेट से, ओके। तो ग्लाइकोलाइसिस एंड सिट्रिक्स ये सब कहाँ से आया हुआ था, ग्लाइकोलाइसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल कंट्रीब्यूट प्रिकॉर्सर ऑफ मैनी बायोसिंथेटिक पाथवे इन प्लांट। तो ये यहाँ पे आपका जो ग्लाइकोलाइसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर आपका कौन कौन से प्रिकॉर्सर आपको देखने को मिलते हैं, प्रिकॉर्सर टू मैनी बायोसिंथेटिक पाथवे इन प्लांट के अंदर। तो एक्स कॉलम में आपका दिया हुआ था नेम ऑफ प्रिकॉर्सर कि प्रिकॉर्सर कौन सा है, एंड द जो वाई कॉलम था उसमें प्रोडक्ट सिंथेसाइज के वो किसको सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे इजीली ये देख सकते हैं कि जो हेक्सोज फोस्फेट होता है वो किसका प्रिकॉर्सर है, सेल्यूलोज का, सेल्यूलोज को वो उसका प्रोडक्ट सिंथेसाइज होगा। एंड पायरुवेट एलेनिन और पेंटोज फोस्फेट होता है न्यूक्लियोटाइड, एंड ऑक्सैलो एसीटेट होता है एस्पार्टेट से रिलेटेड, ओके। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है ट्रांसलोकेशन से, और यहाँ पे हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना था। तो इसमें आपके कुछ स्टेटमेंट है, बस हमको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट देखना था। ये नॉर्मल ऐसे ही होता है कि एक नॉर्मल एन होगा, T1 क्या होता है, ट्रांसलोकेटेड जोन सा क्रोमोसोम होता है, बाकी ये नॉर्मल 2 है। ये नॉर्मल क्रोमोसोम को N1 एंड N2 से बोलते हैं, बाकी ये यहाँ पे T1 एंड T2 होगा। T1 आपका ट्रांसलोकेशन 1 एंड T2 ट्रांसलोकेशन 2 होगा, ओके। तो इधर आप देख पाएंगे कि जो ये EFG है वो T1 से आया हुआ है, और इधर आपका QRST जो है दूसरे क्रोमोसोम का था। तो यहाँ पे हमको सिर्फ एक ही करेक्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा, वन ऑफ द वे द क्रोमोसोम सेग्रीगेट इज बाय अल्टरनेट सेग्रीगेशन एंड N1 N2 मूविंग टू वन पोल, ओके। अगर हम देखते हैं अल्टरनेट सेग्रीगेशन में क्या होता है कि N1 N2 एक साइड जाएंगे, एक पोल पे जाएंगे, और जो T1 T2 होता है वो अदर पोल पे जाएंगे, वो दूसरे पोल पे जाएंगे, ओके। और ये जाते किस तरह से हैं वो अभी आप देख पाएंगे, ओके। तो यहाँ पे ये इस तरह का कॉम्बिनेशन तब बनता है जब आपको ट्रांसलोकेटेड क्रोमोसोम आपके पास हो, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपका नॉर्मल क्रोमोसोम होता है जिसे हम N1 बोलते हैं, एक नॉर्मल क्रोमोसोम 2 होता है जिससे हम N2 बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका नॉर्मल क्रोमोसोम में ABCDEFG दिया हुआ था जीन, और जो नॉर्मल 2 था उसमें जीन MNOPQRST जीन दिया हुआ था, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे ये इसका फ्रैगमेंट इधर चला जाएगा और इसका फ्रैगमेंट इधर आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे
ये हो जाएंगे आप ट्रांसलोकेटेड 1 एंड ट्रांसलोकेटेड 2, क्योंकि N2 आपका 1 पे चला गया और जो N एक सेकेंड N1 का जो फ्रैगमेंट था वो आपका N2 वाले पे आ जाएगा, और जो N2 का फ्रैगमेंट था वो आपका N1 वाले फ्रैगमेंट पे चला गया। तो इसलिए यहाँ पे N2 एंड N1 फ्रैगमेंट हो जाएंगे, ट्रांसलोकेटेड 1 एंड ट्रांसलोकेटेड 2। ओके, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि उसके बाद में यहाँ पे होता है मियोसिस, और मियोसिस के बाद में हमें ये चारों इस तरह से कंडीशन हम देख सकते हैं, N1 N2 एंड T1 T2। ये इस तरह से हम ये मियोसिस के बाद में होता है। फिर मियोसिस के बाद में ये इस तरह से इनका अरेंजमेंट हो जाता है, ठीक है, ये अरेंजमेंट हो जाता है इनका। और ये इस तरह का अरेंजमेंट यहाँ पे क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे होमोलोगस पेयरिंग हम देखते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पे इधर आपका हो जाएगा N1, इधर आपका ये है आपका T2, इधर T1 और ये हो जाएगा N2। अब यहाँ पे आपका अगर हम इसमें 3 टाइप के आपके होते हैं सेग्रीगेशन, और ये आपका ये कंडीशन है ये देखने को मिलती है आपको प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस में, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ईच क्रोमोसोम हैज सेक्शन दैट आर होमोलोगस टू अदर क्रोमोसोम, एक क्रॉस लिंक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मेशन, ठीक है, इन प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस। तो हमको करना है यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर या फिर जो पेयरिंग होती है उसके लिए हमें ये इस तरह से उनका अरेंजमेंट करना होता है, क्योंकि अब ये इजीली आपस में एक दूसरे से पेयर बना पाएंगे, इसलिए ये यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। ओके, तो ये यहाँ पे इस तरह का इसमें होता है इन एनाफेज फर्स्ट के अंदर। एनाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, क्या होता है, क्रोमोसोम सेपरेट होता है इन वन ऑफ 3 डिफरेंट वे, और वो भी 3 डिफरेंट वे में अलग अलग टाइप से ये आपके सेग्रीगेट होते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख पाएंगे कि जो सेग्रीगेशन होता है वो हो रहा है आपका अल्टरनेट सेग्रीगेशन। अल्टरनेट में N1 और N2 एक साथ आएंगे, मतलब जो ये सामने वाले हैं N1 एंड N2 ये एक साथ आएंगे। N1 क्या है, ये भी आपका नॉर्मल होगा, ये इस तरह से हो जाएगा। N2 क्या है, ये भी आपका दूसरे क्रोमोसोम है, ये भी नॉर्मल है, तो वो भी आपको इस तरह से मिल जाएगा। तो एक पोल पे आपका ये नॉर्मल चले जाएंगे, और एक सेल में या एक पोल पे आपके दोनों क्या चले जाएंगे, T1 एंड T2 चले जाएंगे, ठीक है। इस तरह से सेपरेशन होगा कि एक में आपका नॉर्मल जा रहे हैं और एक में आपका T1 और T2 जा रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट सेग्रीगेशन। लेकिन अगर इसमें ये आपका यहाँ पे जैसे ये इस साइड दिया हुआ था नॉर्मल 1, इधर आपका दिया हुआ था T2 और इधर था T1 और इधर है आपका N2, ठीक है। तो और ये आपका फर्स्ट में दिया हुआ था अल्टरनेट सेग्रीगेशन। दूसरा होता है एडजेसेंट वन सेग्रीगेशन। एडजेसेंट वन सेग्रीगेशन में आपका T2 और N1, T2 और N1 ये अगर यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इस तरह से यहाँ पे 2 कट लगते हैं या इस तरह से डिवाइड होते हैं, तो तब आपका अगर ये इस तरह से यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है
तो तब आपका होता है N2 एक पोल पे जाएगा, N1 एक पोल पे जा रहा है, इधर आपका T2 होगा और इधर आपका T1 होगा। ठीक है, एक पोल पे ये और एक पोल पे ये जा रहे हैं। ऐसे ही अगर लास्ट वाला आपका बचता है, अगर इस तरह से वर्टिकल जा रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि N1 और T1 ठीक है, ये अरेंजमेंट था जिसमें यहाँ पे दिया हुआ था N1 और इधर दिया हुआ था T2 और इधर दिया हुआ है N2 और इधर दिया हुआ है T1। ठीक है, और जो ये सेग्रीगेशन हो रहा है उसको बोल रहे हैं एडजेसेंट टू सेग्रीगेशन। क्या है? एडजेसेंट टू सेग्रीगेशन, जिसमें N1 और T1 एक साथ जा रहे हैं। ये इस तरह से अगर वर्टिकल यहाँ पे जा रहे वो हो रहा है सेग्रीगेशन, तो इसमें ये दोनों एक पोल पे जाएंगे और इधर वाले ये एक पोल पे जाएंगे, तो इसको बोलते हैं एडजेसेंट टू सेग्रीगेशन। तो इस तरह का यहाँ पे सिर्फ एक ही, इनमें से सिर्फ एक ही दिया हुआ था और वो था अल्टरनेट सेग्रीगेशन। ठीक है, अल्टरनेट सेग्रीगेशन जिसमें N1 एंड N2 मूव टू वन पोल एंड जो N1 और N2 है वो एक पोल पे जाएंगे। ठीक है, N1 जो ट्रांसलोकेटेड है वो दोनों एक पोल पे जाएंगे और जो नॉर्मल है वो दोनों एक पोल पे जाएंगे। इस तरह से यहाँ पे सेग्रीगेशन ये होता है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। और इसमें एक पॉइंट और रह गया। एक पॉइंट वो ये है कि जो आपके अल्टरनेट सेग्रीगेशन होते हैं वो आपका वाइबल होते हैं और जो एडजेसेंट सेग्रीगेशन होता है वो आपका इनवाइबल होता है। अल्टरनेट सेग्रीगेशन में वाइबल क्यों होते हैं, इधर आप देख पाएंगे कि जो अल्टरनेट ट्रांसलोकेशन वाले दोनों क्रोमोसोम है, भले ये अपोजिट क्रोमोसोम पे दिया हुआ हो जीन, लेकिन वो जब एक सेल के अंदर जाएगा तो वो अपना सिंथेसिस कर लेंगे। ठीक है, जो जीन से प्रोटीन बनेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि पहले आपका जीन होता है, उससे आपका क्या होगा, सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा जिससे mRNA बनेगा, mRNA से आपका प्रोटीन बन जाएगी, जो किसके थ्रू बनते हैं, ट्रांसलोकेशन के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि T1 पे कुछ जीन दिए हुए हैं, कुछ T2 पे जीन दिए हुए हैं। पूरा क्रोमोसोम नॉर्मल नहीं है लेकिन एक दूसरे पे जीन है। सेल के अंदर वे दोनों जीन प्रेजेंट होंगे, अलग जगह पर होंगे प्रेजेंट, लेकिन दोनों पे आपका कंप्लीट जीन प्रेजेंट होंगे, तो इसलिए वो सरवाइव कर जाएगा, इसलिए वो वाइबल होगा। और जो नॉर्मल है वो तो नॉर्मल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो भी आपका वाइबल होगा, वो भी सरवाइव करेगा, वो भी आपका वाइबल की कैटेगरी में आएगा। और ये जो ट्रांसलोकेशन वाले हैं ये भी वाइबल होंगे। लेकिन जो एडजेसेंट सेग्रीगेशन है उसमें आपका जो है वाइबल नहीं होते, वो इनवाइबल हो गए, वो सरवाइव नहीं कर पाने के। ठीक है, क्योंकि उनमें क्या होता है, बोथ मियोटिक प्रोडक्ट आर डुप्लीकेटेड एंड डेफिशिएंट फॉर डिफरेंट आर्म ऑफ द क्रॉस। ठीक है, तो वहाँ पे या तो डुप्लीकेशन देखा जा रहा था या फिर वहाँ पे डेफिशिएंसी, वहाँ पे कुछ जीन्स की कमी हो रही थी, तो इसलिए वो दोनों ही आपका जो एडजेसेंट 1 और एडजेसेंट 2 था वो इनवाइबल होगा, जबकि यहाँ पे जो अल्टरनेट सेग्रीगेशन होता है वो वाइबल होता है, क्योंकि उसमें सभी जीन प्रेजेंट हैं सेल के अंदर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ही आपका सही नहीं है, क्योंकि नीच बीट टेंड्स टू इंक्रीज विद ट्रांस स्पेसिफिक कंपटीशन विल इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन टेंड्स टू डिक्रीज इट। तो ये आपका गलत स्टेटमेंट है।
नेक्स्ट है आपका कि स्पीसीज इज अनस्टेबल एनवायरनमेंट विद फ्लक्चुएटिंग रिसोर्सेस वेरिएबिलिटी टेंड टू हैव ब्रॉड नीच बीनीथ। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका सही है। एंड के स्ट्रेटजीज आर लाइक टू बी बेटर कंपटीशन देन आर स्ट्रेटजी इन ए क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ये भी सही है, क्योंकि बाद में जैसे जैसे क्लाइमेक्स कम्युनिटी आती है तो उसमें कैन बी बेटर कौन सी होंगी, वो होंगी के स्ट्रेटजीज वाली। एंड जो लास्ट वाला है उसमें दिया हुआ है डिफ्यूज कंपटीशन इंक्रीज विद नीच डाइमेंशनलिटी, के नीच के साथ में वो बढ़ती हैं, आयाम के साथ बढ़ती हैं। डिफ्यूज कंपटीशन इंक्रीज विद नीच डाइमेंशनलिटी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया तो प्लीज़ कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ।